गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड कम अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक काफ़ी लंबे टाइम गैप के बाद मैं रिचा आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल में। तो पहले तो मैं उन लोगों को बता दूँ जो हमारे इस चैनल पे नए हैं कि मैं रिचा और मेरे हस्बैंड प्रशांत, पहले हम थे यहाँ सर्बिया में की कैपिटल बेलग्रेड में। अब हम लोग शिफ्ट हो चुके हैं जर्मनी, जहाँ स्टुटगार्ट पे। तो ऐसे क्या रीज़न था कि हमें बेलग्रेड छोड़ना पड़ा, हम जर्मनी क्यों शिफ्ट हुए, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमें जर्मनी शिफ्ट होना पड़ा, और हम जर्मनी ही क्यों हमने चूज़ किया, हम कहीं और क्यों नहीं गए, या हम वापस इंडिया क्यों नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसके साथ डिस्कस करूंगी अपने इस वीडियो के साथ। प्लस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया था कि हम सर्बिया कैसे पहुंचे, हमने कैसे वीज़ा के लिए अप्लाई किया, कैसे हमें जॉब मिली, हम वहाँ पे कैसे रह रहे थे, क्योंकि वहाँ पे इंडियंस नहीं थे। जैसे आप सब जानते हैं इंडियंस बहुत लिमिटेड है, इंडियन स्टोर्स नहीं है, इंडियन वेजिटेबल्स आपको मिलती रही हैं। तो हम वहाँ पे कैसे रह रहे थे, क्या खा पी रहे थे, कैसे हमने वहाँ पे 3+ ईयर हमने वहाँ पे निकाला। तो वो सब अगर आपको जानने में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप हमारे जो पुरानी वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे जर्मनी शिफ्ट हो चुके हैं। जर्मनी शिफ्ट होने के लिए हमने क्या क्या पापड़ बेले, वीज़ा मिलने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें किया, और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड थे वीज़ा के लिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। वैसे तो जर्मनी के ऊपर काफ़ी सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे आपको घुमा नहीं रही, मैं आपको ये नहीं बता रही कि मैं कौन सी एयरलाइन में ट्रेवल करके इधर आ रही हूँ, हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हम यहाँ पे पहुँचे। आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो लिटरली आपके साथ कोई शेयर नहीं करता। बिकॉज यहाँ सेम अगेन, जैसे हम बेलग्रेड पहुँचे थे, वहाँ पे हमने जब सर्च आउट किया कि यूट्यूब से हमें कुछ वीडियोस मिल जाए, लेकिन हमें वहाँ पे रहने के हिसाब से बीइंग एज एन इंडियन हमें वहाँ पे ऐसी कोई वीडियोस नहीं मिली थी। तो हमने ये सोचा था कि क्यों ना हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं और लोगों को, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं इंडियंस, उनकी थोड़ी सी हेल्प आउट हो जाए, जैसे कि हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था वो आगे आने वाले लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सेम इसी तरीके से आप लोग अगर जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बीइंग एज अ स्टूडेंट, बीइंग एज वर्क वीज़ा अगर आपको अप्लाई करना है, इन सब के रिगार्डिंग अगर आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको कहीं पर भी मेंशन नहीं होंगी, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक देखना। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले था रीज़न कि मैंने और प्रशांत ने जो है बेलग्रेड छोड़ के हम लोग यूरोप में, हम लोग जर्मनी में क्यों शिफ्ट हुए। वेल अगर आपको लाइफ में अपने आप को राइज करना है, अपना करियर को आगे मूव ऑन करना है, तो कहीं ना कहीं से निकल के कहीं आपको अलग जगह जाना ही पड़ता है। जैसे हम अपने इंडिया को पीछे छोड़ के हम बेलग्रेड में आए बिना किसी हेल्प के, बिना ये सोचे कि हम वहाँ पे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, कैसे खाएंगे। बिकॉज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हम क्या है, वी बीइंग एज एन इंडियन वी आर लाइक, सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है खाने की, अगर वो ही हमें नहीं मिले तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने लाइक वहाँ पे पहुँचे, कैसे हमने वहाँ पे इतने टाइम तक सरवाइव किया। बट एज यू नो, अब बेलग्रेड में काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, और शायद आगे वाले टाइम में काफ़ी सारे ऐसे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी ओपन हो जाएंगे। इंडियन कम्युनिटीज़ भी धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ रही हैं। उसके बावजूद भी हम यहाँ पे क्यों छोड़ के आए। सबसे पहला रीज़न था हमारे पास कि स्टिल सब सारी चीज़ें होने के बाद, वहाँ के लोग अच्छे होने के बाद, वहाँ का क्लाइमेट अच्छा, मैं ये भी नहीं बोलूँगी काफ़ी हार्श क्लाइमेट था, क्लाइमेट भी वहाँ पे सुटेबल है, आप आराम से सर्वाइव कर सकते हैं उधर। जैसे कि हमेशा वीडियोस में दिखाया गया कि वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, तो ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा वेदर है। इनफैक्ट जर्मनी में आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, और अगर यही मैं अपना सर्बिया बेलग्रेड देखती हूँ तो उसमें वहाँ पे
काफ़ी वार्म वेदर आना शुरू हो चुका है। लोग वहाँ के, पहले भी मेंशन किया था मैंने कि लोग वहाँ के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वेलकमिंग हैं। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि आप रेसिज्म को फेस कर रहे हैं या लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप अगर रोड पे जाते हैं, बाहर निकलते हैं या अपनी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं, तो लोग हमेशा आपको देख के एक स्माइल पास करेंगे, आपको ग्रीट करेंगे। तो लोग वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। लैंग्वेज इज़ द मेन बैरियर, जैसे पहले आपको बताया था मेरे वीडियोस में मेरी कि लैंग्वेज सर्बिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उधर प्रॉब्लम रहती है वहाँ पे क्योंकि जो यंगस्टर हैं उनको इंग्लिश आती है, दे नो वेरी वेल, बट जैसे आप मार्ट वगैरह में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो जो काउंटर्स पे जो लोग हैं वो है ओल्ड एज ग्रुप लोग, उनको सर्बियन नहीं आती। बट बिलीव मी, आप जाएंगे तो वो पूरा अपना लाइक पूरी कोशिश करते हैं कि आपको किसी तरीके से हेल्प आउट कर दें, आपको बता सकें, आप जितना भी हो सके वो कर आपकी हेल्प करते हैं। तो ये एक बात थी लैंग्वेज की। बट फिर भी वहाँ पर एक हमारा अच्छा खासा लिंक बन चुका था लोगों से, सर्बियन लोगों से ग्रुप बन चुका था और वो लोग काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट जब मैं और प्रशांत वहाँ से निकले तो हम लोग उस जगह को लाइक एक बिटर स्वीट जो मोमेंट होती है ना, वो थी हमारे अंदर कि हम एक नई जगह पे जा रहे हैं लेकिन हम कुछ छोड़ के जा रहे हैं अपना पीछे। तो रीज़न ये था हमारा बेलग्रेड छोड़ने का कि लाइक सबसे पहली बात तो मेन चीज़ जिस चीज़ के लिए हम छोड़कर अपने इंडिया को छोड़कर आए हैं, ऑब्वियस मनी। तो वहाँ की करेंसी जो थी वो हमारी इंडियन करेंसी से भी लो करंट रेट पे है, ये आप सबको पता ही है। दूसरी चीज़, मेरे हस्बैंड फिंगर क्रॉस काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है, काफ़ी अच्छी कंपनी में है। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि वो कौन सी कंपनी में काम करते हैं। तो उनका प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग चाह भी रहे थे कि हमें जर्मनी मिल जाए नेक्स्ट ट्रांसफ़र में, और वो ही चीज़ हमारे साथ हुआ। तो जी हाँ, मैं और प्रशांत यहाँ पर हमारा जॉब ट्रांसफ़र हो गया है और हम यहाँ पर आ चुके हैं स्टुटगार्ट में। क्योंकि स्टुटगार्ट में जो प्रशांत की जो कंपनी है उसका मेन प्लांट यहाँ पर है, तो उससे प्रमोशन के साथ हमें यहाँ पे ट्रांसफ़र मिल चुका है, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर अस। एंड सेकेंडली इज़ दैट कि अभी भी सर्बिया जो है वो ईयू का पार्ट नहीं है। तो अगर आपको कहीं जाना है ईयू में घूमने के लिए तो आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। एंड बिलीव मी, लाइक 3 इयर्स में मैं और प्रशांत हम लोग इतना बाहर ईयू में ट्रेवल नहीं किए। हम लोग इंडिया आए, हम लोग दुबई गए, हम लोग जहाँ जहाँ पे विदाउट वीज़ा पॉसिबल था हम उस जगह पे घूम पाए। हम लोग ईयू में कहीं नहीं थे। द रीज़न बिहाइंड इज कि जितना वीज़ा अप्लाई करने के लिए जितने डॉक्यूमेंट्स की इनको रिक्वायरमेंट थी वो आपकी लाइक उसे पेपर्स वर्क को रेडी करते करते इट विल टेक अ मंथ। तो वी वर लाइक कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हमें ट्रांसफ़र मिल जाएगा, व्हेन वी विल रीच जर्मनी, विल डेफिनेटली देन जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास डोर्स ओपन हो जाएंगे तो हम अपना प्लान कर सकते हैं अपने हॉलीडेज़। तो बेटर है कि हम सर्बिया ही एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स थे हमें इंग्लिश के साथ सर्बियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके देना था, और जो ट्रांसलेशन कॉस्ट थी हर चीज़ की वो बहुत ज़्यादा, हर डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन कॉस्ट वो हमें काफ़ी एक्सपेंसिव, मीन्स जितना मुझे हॉलीडे का ट्रिप नहीं पड़ता टोटल, उतना मुझे पेपर वर्क कंप्लीट करने में उससे ज़्यादा मैं पैसे लगा सकती लग जाता मेरा। तो एक ये भी हमारे लिए एक माइनस पॉइंट था कि वहाँ पे रह के, सर्बिया में रह के हम कहीं बाहर नहीं घूम सकते थे। चलिए अब बात करते हैं, जब बात आई हमारी कि हमारे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया तो अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें चाहिए थी वो थी जर्मनी का वीज़ा लगाना। और आजकल आपको पता है कि जर्मनी का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है। जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो ये प्रॉब्लम जानते हैं कि वो लोग काफ़ी लंबा टाइम पीरियड ले रहे हैं वीज़ा के लिए, और दूसरी चीज़ वीज़ा इतनी आसानी से मिल नहीं रहा है, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो समहाउ जब हमारे पास नया कॉन्ट्रैक्ट आ चुका था कंपनी का और हमें वीज़ा के लिए अप्लाई करना था, दो कंपनी मतलब द प्रशांत जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहे हैं वो एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है, और दे ऑलवेज come forward to help us, like they always being there for paperwork, for all arrangements करने के लिए वो लोग हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन अब वीज़ा आपको लगाना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने थे, हमारे पास था
दो वे थे, या तो हम वीज़ा अपना बेलग्रेड से लगाते जर्मनी के लिए, या फिर हम अपना इंडिया से लगाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग सर्बिया में बेलग्रेड में थे तो हम अपना वीज़ा लगाना, हमने सोचा कि हम वहीं से अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। वीज़ा के लिए हमने जब अपने पेपर्स वर्क रेडी किया, मैं और प्रशांत पेपर सारे रेडी हो चुके, क्या क्या अरेंज करने थे डॉक्यूमेंट सब कुछ अरेंज हो गया हमारा। उसके बाद जब हम लोग वीज़ा ऑफिस पहुँचे हैं, देन वहाँ हमें जाके पता चलता है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे इंडिया के हैं। अब हमारे पास वीज़ा ऑफिसर ने हमें क्या बोला, और प्लस हमारा जो मैरिज सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे पहले क्या था, पहला ड्रॉबैक तो ये था कि लाइक प्रशांत को पहले वीज़ा मिल जाता और मुझे नहीं मिलता। तो अगर आप लोग भी, एक ये पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ जर्मनी ट्रेवल कर रहे हैं तो मेक श्योर आपकी फैमिली का वीज़ा भी, आपके स्पाउस, आपके बच्चों का वीज़ा आप अपना उसी टाइम लगवाएं। अगर आप बाद में करेंगे ना तो वो काफ़ी टाइम लेगा, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, काफ़ी ज़्यादा पेपर वर्क होंगे, और वो आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक भी लग जाएगा। तो बेटर है कि आप हमेशा अपना साथ में ही वीज़ा अप्लाई करें। अब ओके, दोबारा मैं अपने उस ऑफिस की तरफ पहुंचती हूँ। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मेरे सर्टिफिकेट था, मेरे सर्टिफिकेट भी हमारा इंडिया से था, जो कि सर्बियन लोग इस चीज़ को बिलीव नहीं करते। लाइक उन्हें ये वो लोग वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो उनके हिसाब से क्या था कि हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है इंडिया में, जो इंडिया में जो जर्मनी एम्बेसी है, हमें अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको सेंड करना है बाय पोस्टल, और उसके बाद वहाँ से वो क्या बोलते हैं, वेरीफाई करके देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ बेलग्रेड में हमें वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन उस केस में भी मैंने ऐसा बताया कि प्रशांत को पहले वीज़ा मिलेगा और मुझे बाद में, जो हम जान ही रहे थे कि पता चले कि प्रशांत को वीज़ा लग गया और मैं यहाँ बेलग्रेड में फंस गई अकेले, और मेरे पास कोई रूट नहीं आने के लिए, मुझे वेट करना पड़ेगा 6 महीने या 1 साल, कितना भी टाइम लग सकता है, या मुझे दोबारा इंडिया वापस जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था हमारे लिए। तो ये था। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये था कि अब डॉक्यूमेंट जो है भेजें, वहाँ पे वो कहाँ, इंडिया में जर्मनी एम्बेसी में कौन रिसीव करेगा उसे, लाइक ऑथोराइज करके, वेरीफाई करके वो हमारे पास कैसे पहुँचेंगे, क्या हो गया बीच में, कोई अगर डॉक्यूमेंट हमारे घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी मिसप्लेस हो गया, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और हमें किसे रिच आउट करेंगे। आपकी फैमिली जा नहीं सकती वहाँ पर कि आपके बिहाफ जाके वहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें, दैट वोंट बी पॉसिबल। सो हमने ये डिसीज़न लिया कि जाने से पहले, वीज़ा लगवाने से पहले हम इंडिया जाते हैं, और इंडिया में जाकर हम, क्योंकि इंडिया है, बीइंग एज एन इंडियन, हम वहाँ पे जाके अगर अपना वीज़ा लगवाएंगे तो वो आराम से ईजिली हो भी जाएगा। जो भी चाहिए हम आराम से, हमारे पास ईजिली अवेलेबल है सारे डॉक्यूमेंट्स। कोई वेरीफाई कराना है कुछ अगर, तो हम वो आराम से करा सकते हैं, या टेस्ट कराना है तो वो आराम से हो सकता है। तो हम लोग गए इंडिया, और इंडिया जाके हमने डे 1 जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं उसी दिन हमने जाके अपना वीज़ा लगवाया। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हर कंट्री का अलग अलग वीज़ा पेपर्स रिक्वायरमेंट है, बट एज बीइंग एन इंडियन, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो और आप इंडिया है तो उससे भी आप क्लियर कर सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला। क्योंकि हमें पता है, जब हम लोग जिस दिन हम लोग इंडिया लैंड किए हैं और उसी दिन ही हमने अपॉइंटमेंट दिया था ताकि हमें टाइमली मिल जाए, क्योंकि हमारे पास ज्वाइनिंग डेट आ चुकी थी कंपनी की, और हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड था कि हमें इस टाइम में हमें वीज़ा मिलना है। और यहाँ जब एम्बेसी में हमारी बात हुई थी तो उनके पास कोई आंसर नहीं था कि आपका वीज़ा कब मिलेगा। वो लोग इस चीज़ पे लाइक नहीं बोल रहे थे, कुछ कंफर्मेशन नहीं देते कि आपको 1 महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, वो कभी भी आपका लग सकता है। तो हमें एक टाइम पीरियड था हमारे पास, और इसमें हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी सारा भाग दौड़ करना पड़ा, काफ़ी सारे पेपर्स अरेंज करना पड़ा। हमें लगा था कि इंडिया आके शायद हमारा काम ईजी हो जाएगा, लेकिन बिलीव में ऐसा नहीं हुआ। हमें फिर भी वहाँ जाके थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। तो पहले मैं बात करती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए आपको वीज़ा लगने के लिए। एक बात और चीज़ है कि अगर आप जॉब सीकर्स हैं, उनको वीज़ा इजीली मिल रहा है, स्टूडेंट्स को वीज़ा इजीली मिल रहा है, तो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब
आपके पास है यहाँ पर, और आपको वीज़ा लाइक आपके पास जॉब मिल चुकी है और आपको उस वीज़ा लेना है, तो उसमें थोड़ा सा पापड़ बेलना पड़ता है। एनीवेज, तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे चाहिए थे हमें वीज़ा के लिए। तो पहले बात करते हैं प्रशांत की, उसके बाद फिर मेरी बात करते हैं कि मुझे कौन से वीज़ा लगाने थे। बिकॉज मैं जा रही थी डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर। मेन जॉब जो है वो प्रशांत का है, मैं जाके जर्मनी में यहाँ पे आके जॉब सर्च दोबारा करूँगी और सब चीज़ें दोबारा होंगी। तो पहली बात करते हैं कि प्रशांत को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना था। तो सबसे पहले जो था ना, उसके जो जो जितने भी एम्प्लॉयमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स थे ना, मतलब जो भी उसका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में जितने भी पेपर्स थे ना, वो सब अटैच करना था। कब से ज्वाइनिंग होगी उसकी, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है ना, वो जितना भी बंच आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, वो आपको सारे का सारा अटैच करना है। और सारे, एक चीज़ और, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 सेट बनेंगे, तो आप पहले से प्रिपेयर होकर जाना। एक सेट भी इधर से उधर हुआ, कम हुआ ना, वो आपको दोबारा भेज देंगे, आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक टाइम वेस्टिंग एंड मनी वेस्ट दोनों चीज़ें हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे अरेंज करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले तो हो गया एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमें चाहिए। दूसरा हमें चाहिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। मीन्स फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड आपके जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं, वो सारे के सारे आपके उनका प्रिंट आउट निकाल के आपको उसको अटैच करना है। थर्ड चीज़ ये कि आपके जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको करना है एनाबिन। एनाबिन क्या चीज़ होती है? जब भी आप जर्मनी में या यूरोप में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब देखते सर्च कर रहे हैं, या जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो आपने अगर क्वालिफिकेशन आपकी इंडिया से है, तो आपके जो इंस्टीट्यूट सी माइंडेड जो आपका कॉलेज होगा, आप और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपने जो भी अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग जो भी आपने किया है, एनाबिन एक साइट है जहाँ पे जाके आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम, आपकी डिग्री उसमें देखनी है, सर्च आउट करनी है कि क्या ये इवैल्यूएट करती है आपकी डिग्री, आपकी यूनिवर्सिटी क्या यूरोप की, क्या जर्मनी की यूनिवर्सिटी से इवैल्यूएट करती है, क्या वो रिकग्नाइज्ड करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है करना, ये एनाबिन होना बहुत ज़रूरी है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, आप गूगल पे जाइए, सर्च आउट कीजिए एनाबिन, और वहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर मिल जाएगा कि हाउ यू हैव टू रिकग्नाइज योर यूनिवर्सिटी, और यू कैन सर्च आउट योर यूनिवर्सिटी इन एनाबिन। तो इसका भी आपको प्रिंट आउट निकालना है। मेरे पास फ़िलहाल अभी मेरा जो लगेज है वो अभी ऑन द वे है, तो मे बी शायद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो पेपर दिखाऊंगी कि वो कैसे यूनिवर्सिटी में आपका नाम और कैसे वो एफिलेट करके दे देगा। ओके, तो ये बात हो गई हमारी एजुकेशन। उसके बाद आपके पास आता है एक इम्पॉर्टेंट, एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। पहले बता दिया आपको मैंने ये चीज़ कि हर कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन आपका जो है डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंट्स किस किस टाइप के चाहिए, लेकिन ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे। इसमें से कुछ माइनस हो सकते हैं, कुछ प्लस हो सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। तो अब थर्ड हमारे पास जो था वो था हमारे पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसको पूरा फिल करना था। इसके अंदर सारी डिटेल्स, यानी कि आने से पहले लाइक हमारे पास यहाँ पे कंपनी का हमारे पीछे हमारी कंपनी थी, तो हमें इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। ये लाइक और रिजर्वेशंस करने के लिए, अपार्टमेंट के लिए, सब चीज़ कंपनी ने, टचवुड कंपनी ने हमारा सब कुछ हेल्प करके दिया इसमें, सारी बुकिंग्स वगैरह। तो आपको आने से पहले अगर आप यहाँ पे जॉब सीकर हैं, या अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग चुकी है, तो आप कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि एक तो वो आपको फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, अगर आपने यहाँ पे टेम्पररी स्टे के लिए आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्या कंपनी, जब तक आप यहाँ पे अपने लिए इंडिविजुअल अपना रेंटेड अपार्टमेंट नहीं ढूंढ लेते, तो क्या कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि काफ़ी अगर आप किसी बड़े ब्रांड के साथ हैं, तो कंपनी आपको लाइक उनके अपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको थोड़ा एक रीजनेबल प्राइस पे आपको घर मिल जाता है, और आप जब तक आप अपना रेंटेड अपार्टमेंट या अपना खुद का अपार्टमेंट यहाँ पे ले रहे हैं या रेंट कर रहे हैं, जो भी है, अगर आप ले रहे हैं तब तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। एक टाइम पीरियड है, वो हर कंपनी टू कंपनी के ऊपर होता है। तो आप ये
उसमें आपको डिटेल डालना होगा। अगर आपने नहीं है तो आपको एडवांस में ही हर जगह पे यही चीज़ है, आपको एडवांस में आपको आपका फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा कि आपने कहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं। अगर मतलब अपार्टमेंट कोई नहीं है तो आपने क्या कोई एयरबीएनबी लिया है या कोई स्टूडियो अपार्टमेंट रेंट पे लिया है या फिर आपने कोई रेंटेड अपार्टमेंट लिया है, जो भी है आपको वो सब डिटेल्स, या कोई आपके होटल्स बुकिंग्स हैं तो आपको वो सब उसके अंदर डिटेल डालना पड़ेगा कि आप टेम्पररी या परमानेंटली कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना सारा ट्रेवल डेटा देना पड़ेगा, मीन्स आप कब ट्रेवल कर रहे हैं, आप किस दिन पहुंचेंगे, वो सारी चीज़ें आपको जैसे फॉर्म में पूछा गया आपको वो सब चीज़ें मेंशन करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो पूछते हैं वहाँ पे कि रेफरेंस, मीन्स अगर आप बाहर अब्रॉड यहाँ पर जर्मनी में अगर आप आ रहे हैं तो क्या कोई ऐसा रेफरेंस आप किसी का मेंशन करेंगे, और आपको वहाँ पे करना पड़ता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज का डाल सकते हैं, कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी का डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जॉब सीकर हैं तो यहाँ पे कोई जो नोन हो या कोई फैमिली पर्सन है तो आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं। हमारे केस में हमारे पीछे हमारी कंपनी थी तो हमारा रेफरेंस जो था हमारी कंपनी का एचआर थे। ओके, आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है। दो कंपनी ने हमें हमारी इंश्योरेंस प्रोवाइड करी। आपको लाइक आप जब किसी कंपनी के साथ है तो कंपनी आपको इंश्योरेंस देती है, आपको और आपकी फैमिली को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो हमने वहाँ पर आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी था, वो हमने अपना एक्टिवेट कराया आगे रिक्वेस्ट करके, और वो उसका डिटेल डालना था। अगर आपकी स्पाउस आपके साथ ट्रेवल कर रही है तो उसका इनविटेशन लेटर, या आपके फैमिली आपके साथ ट्रेवल कर रही है तो उनके इनविटेशन लेटर, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इतना बंच तो आपको चाहिए। और ये हमेशा आप याद रखना कि इनके दो सेट्स बनेंगे हर डॉक्यूमेंट्स के, इंक्लूडिंग योर वो आपका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसके दो सेट्स बने, हर डॉक्यूमेंट्स के दो सेट्स बनेंगे, प्लस एक सेट आपका बनेगा जिसमें आपके होंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपके जो एजुकेशनल के जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट्स आपका 10th का चल जाएगा, वो भी ज़रूरी है। और जितने भी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स है उसका ओरिजिनल सेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपना वीज़ा अपॉइंटमेंट लेते हैं वीएफएस के थ्रू, और वीएफएस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं। चलिए, अब ये तो हो गए थे सारे प्रशांत के डॉक्यूमेंट्स। अब आती है बारी मेरे लिए यहाँ पे चाहिए था मुझे मैरिज सर्टिफिकेट। अगर मैं सर्बिया से कर रही थी अप्लाई तो मुझे मैंने बताया था कि मुझे मेरे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ट्रांसलेट कराना था सर्बिया में, सर्बियन लैंग्वेज में। अब इंडिया में जाके तो फिर हमारे पास था मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मेरी क्वालिफिकेशन के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो सब अटैच होने थे, मेरा बर्थ सर्टिफिकेट 10th का वो भी चल जाएगा। प्लस अब जो मेन इंपॉर्टेंट है जो कोई नहीं बताता है, और जिसके लिए जो वीएफएस वाले हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, वो है आपका मैरिज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। बिकॉज हो सकता है मेरे ये जो स्टेटमेंट जो अब मैं बोलूँगी वो हो सकता है आपको काफ़ी हार्श लगे, लेकिन ये सच्चाई है। काफ़ी लोग ऐसे हैं इंडिया में जो कि पैसे लेके यहाँ से इंडिया से इलीगली लोगों को बाहर लेके जाते हैं, और ये बता के कि ये हमारी वाइफ है, और फिर वहाँ जाके वो इंसान निकल जाता है और वो आगे निकल जाए, वहाँ पे अलग हो जाते हैं ये लोग। तो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए जर्मनी एम्बेसी ने जो है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस किया है। अगर आप मैरिड हो तो आपको अपने हर प्रूफ देने होंगे, मैरिज सर्टिफिकेट से लेके आपके शादी के फोटोग्राफ्स तक। आप ये सब लेके ज़रूर जाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बिकॉज हमने अपनी वो सब मैं आपको बाद में बताऊँगी, पहले मैं आपको सर्टिफिकेट्स मतलब डॉक्यूमेंट्स पहले बता देती हूँ, और फिर मैं बताती हूँ कि जब हम लोग इंडियन एम्बेसी जब हम लोग पहुँचे तो हमारे पास मतलब वीएफएस में जब हम लोग पहुँचे, नॉट इंडियन एम्बेसी, जब हम लोग वीएफएस में पहुँचे थे जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था, उस दिन हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो मैंने आपको बताया जैसे मैरिज सर्टिफिकेट्स, मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स। अब फ़ोटोग्राफ्स में भी कौन कौन से फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए।
आपके फेरे लेते हुए, अगर आप हिंदू रिलीजन्स में शादी करें, क्योंकि मुझे बीइंग एज एन हिंदू, मैं आपको हिंदू को ही बता सकती हूँ, सॉरी मैं आधा उसका नहीं बता सकती। हाँ, अगर आप पंजाबी हैं तो आपका गुरुद्वारे का होना चाहिए। तो अगर आप हिंदू एक्स से शादी कर रहे हैं तो उसमें आपके पास क्या, फेरे लेते हुए, मंगलसूत्र डालते हुए, वरमाला पहनाते हुए, मांग भरते हुए, और जो फेरे लगाते वक्त आपका जो पंडित है उसका फेस भी दिखना चाहिए, वो मंत्र पढ़ रहे हैं, ये भी फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए, वो चाहिए जो आपका पंडित है जो आपकी शादी करा रहा है, वो उनके हाथ का लिखा हुआ एक हैंड नोट चाहिए, रिटन नोट चाहिए, जिसमें वो मेंशन करेंगे कि इस डेट को इस जगह पर मैंने ये दोनों लड़का लड़की की शादी कराई है। और प्लस जो पंडित हैं उनका आधार कार्ड वो आपको अटैच करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें किसी ने नहीं बताई थी। जब हम वीएफएस पहुँचे थे तो ये हमें प्रॉब्लम्स आई थी। एनीवे, पहले हम बात करते हैं, ख़त्म करते हैं पहले सारे डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर्स के बारे में। तो ओके, फिर मेरे क्वालिफिकेशंस के जितने रिलेटेड थे वो बर्थ सर्टिफिकेट, बस इतने डॉक्यूमेंट्स थे। अब ये सारे पेपर्स लेके, प्लस आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं वो चाहिए। सारे पेपर्स लेके हम लोग एयरपोर्ट से उतरते हैं। एयरपोर्ट से उतरने के बाद मेरा घर दिल्ली में, मैं वहाँ पर अपना सब लगेज वगैरह रख के, और हम लोग वहाँ से स्ट्रेट अवे हम लोग पहुँच जाते हैं वीएफएस ऑफिस दिल्ली के। वहाँ पहुँचने के बाद, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट था, वहाँ पहुँचने के बाद वीएफएस में आपके पास आपको गेट एंट्री पे जाते हैं बोलेंगे कि आप अगर नॉर्मल जो आपका टाइम है, जितना जो आपका अपॉइंटमेंट है, अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो वो बहुत लंबी लाइन है और आपको वेट करना पड़ेगा। इट विल टेक 2 आवर्स 3 आवर्स। और जो भाई अगर ऑफिस बंद होने का टाइम हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट डे आना पड़ेगा। तो या तो फिर आप वीआईपी एंट्री लीजिए। अब वीआईपी एंट्री के लिए आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। अब आप जब पहुंचते हैं वीएफएस ऑफिस तो खुद सोचते हैं कि यार ठीक है, जब इतना टाइम लग रहा है, इतना पैसा लगा के हम पहुंचे हैं, और हमें क्योंकि सबके दिमाग में होता है कि यार अभी फ़िलहाल पैसे नहीं देखना, भी है कि वीज़ा लग जाए किसी तरीके से। तो वहाँ पे जब वीज़ा जब आपको ये सब चीज़ें बोली जाती है तो सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, पैसे हैं कुछ लेके हम इसको आगे वीआईपी लाइन में चले जाते हैं। होता पता है क्या है, आप जब वीआईपी एंट्री लेते हैं आप उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हैं। चार्जेस मैं भी आपको बताऊंगी कि मैंने कितना पे किया था। एक्स्ट्रा चार्जेस जब आप पे करते हैं ना, और आप जब आप अंदर एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि सारे के सारे लोग वीआईपी एंट्री से ही घुस रहे हैं। अंदर वीएफएस में जो लोग हैं ना वो खाली हैं, काफ़ी सारे काउंटर्स हैं वो खाली हैं, लोग बैठे हैं, लोग आराम से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वीएफएस वालों को भी अपना पैसा बनाना है, तो इसलिए ये आपकी एंट्री आपको वीआईपी दी जाएगी, आपको बोल के कि आप अगर नॉर्मल अपनी एंट्री लेते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, मे बी आज नंबर आए, मे बी कल नंबर आए। दो आपने स्लॉट आपने ले रखा है अपना वीज़ा के लिए, लेकिन फिर भी आपको ये सब बोला जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है और अगर आप लोग चांस लेना चाहते हैं तो आप मत लेना वीआईपी एंट्री, आप नॉर्मल एंट्री से जाओ। आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, 15 मिनट 20 मिनट, बट ठीक है। आप उसमें वीआईपी एंट्री में आपको क्या दे देंगे, लाइक आपको वहाँ पे भी जाके वेट करना है, ये नहीं कि आपको जाते ही नंबर मिल जाएगा। मैं और प्रशांत ऑलमोस्ट पौना घंटा से 1 घंटा बैठे थे, तब हमारा जाके नंबर आया था। और इतने में तो हमारा नॉर्मल एंट्री नहीं थी, तो भी मेरा इतने में आ जाता वो चीज़, शायद उससे पहले आ जाता। और इसमें आपको क्या है कि हाँ, एक पर्सन आके आपको चाय कॉफ़ी पानी ये सब पूछ रहा है। दिस इज़ वॉट द एडवांटेजेस ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा बर्क्स फॉर द वीआईपी एंट्री। एंड ओके, वहाँ पहुँचे, हमारा नंबर आया और डॉक्यूमेंट्स सब वेरीफाई हो रहे हैं, सब चेकआउट हो रहे हैं। किसी ने हमें ये बताया था कि हमें शादी के फोटोग्राफ्स देने होंगे, सिर्फ मेंशन है आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है। शादी का कहीं मेंशन नहीं था कि कौन सी फोटोग्राफ्स चाहिए, कैसी फोटोग्राफ्स चाहिए, और पंडित का तो कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था। अब टाइम वीएफएस का ऑफिस का क्लोज होने का टाइम है, क्योंकि 5 बजे का ऑफिस बंद हो जाता है, और हमारा स्लॉट था करीब शायद 2:30 बजे का। ठीक है, अब घर पे फ़ोन हो रहा है हर जगह पे कि भाई शादी की फ़ोटोज़ भेजी जाए। शादी की फ़ोटो के एल्बम आप अपनी जो ओरिजिनल एल्बम है वो लेके जाना साथ में।
जो मैंने फोटोग्राफ्स बताई हैं, मीन्स मंगलसूत्र पहनाते हुए, वरमाला पहनाते हुए, स्टेज पे सिंदूर डालते हुए, फेरे लेते हुए, जिसमें कि आपके पंडित की फ़ोटो भी आनी चाहिए, उसका फेस भी विजिबल होना चाहिए और वो मंत्र पढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये फ़ोटोज़ जो हैं होना ही चाहिए आपके पास। इसकी आप कलर्ड कॉपी अलग से निकाल के लेके जाना, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के साथ आगे जाएगी। ओरिजिनल वो चेकआउट करेंगे, आपकी एल्बम्स आप अपनी पूरी लेके जाएं। कई कई केसेस में आपके पास, अगर आप उसी टाइम अपने फैमिली वीज़ा नहीं लगवाते हैं, मैंने आपको पहले भी जैसे बोला था कि आपको फैमिली वीज़ा अपना लगवाना है, तो साथ में लगवाना, आप बाद में नहीं। अगर आप बाद में लगवाएंगे तो आपके पास अलग डॉक्यूमेंट्स जो मांगते हैं ना ये शादी के वेरीफाई करने के लिए कि है कि नहीं है, उसमें उस टाइम आपसे पूछा जाता है कि आपके नंबर ऑफ़ जो गेस्ट हैं उनकी लिस्ट चाहिए, कुछ आदों के वो एड्रेस मांग सकते हैं, प्लस गेस्ट गेस्ट के भी फोटोज चाहिए कि वो आपकी शादी में आए हैं, स्टेज पे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ये सब भी चीज़ें चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, इसलिए अगर अगर हो सके तो आप अपनी वाइफ का अपने साथ ही वीज़ा लगवाना, दोनों साथ में। आ, उसके बाद वहाँ पहुँचे हैं, अब ठीक है, शादी की हमने फ़ोटोग्राफ्स दे दिया, और क्योंकि नहीं था मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की, हाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीआईपी में जा रहे हैं, वीआईपी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बस एक फ़ायदेमंद ये वाली चीज़ थी जो मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, कि आपके पास प्रिंटर है, आपके पास साथ में वहाँ पे एक बंदे को खड़ा कर दिया है और आपको जो प्रिंट आउट निकालना है आप निकाल सकते हैं। तो ये सब उन्होंने कर दिया। पहले का जब मैंने पहले भी ऐसे वीएफएस में जाके हमने अपना वीज़ा लगवाया हुआ है, तो वहाँ पे पहले सिस्टम क्या था कि आपको लैपटॉप दे दिया, प्रिंटर दे दिया, अगर आपको कुछ भी चाहिए आप जाके अपना आप निकाल सकते हैं। इट डजंट रिक्वायर द वीआईपी एंट्रीज एंड नथिंग ऑल। बट अभी थोड़ा सा पैसे के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें कर दिया है। अच्छा, अब नया जो हमारे पास मांगा गया कि ये पंडित का आधार कार्ड चाहिए, जो कहीं मेंशन नहीं था, पंडित का आधार कार्ड चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आती है, जिनकी शादी अभी नहीं हुई है वो तो चलो ठीक है, किसी हाँ पंडित से पूछ के लेके आप अपना आधार कार्ड ले लेते हैं, लेकिन जिनके पास मानो जिनको टाइम हो गया शादी के लिए, वो पंडित जिंदा है या नहीं है, वो इंडिया में है, इंडिया में कौन सा कोने में है नहीं पता, कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे उसको। तो अब वो कैसे भी लेके आओ, वो चाहिए चाहिए उन्हें। और पंडित भी आप घपला नहीं कर सकते कि भाई आपको पंडित जो है, जो आप चलो ठीक है किसी भी और पंडित का आप आधार दे देते हैं, लेकिन उनको फोटो में वो पंडित चाहिए दिखा हुआ जो मंत्र पढ़ रहा है, उसको उसी की ही आधार और फोटोग्राफ्स चाहिए। बट लकली हमारे पास जो हमारे पंडित थे जिन्होंने मैंने शादी कराई थी, वो हमने अरेंज किया था, और हम अभी भी उनके साथ कांटेक्ट में हैं। हमारे घर में लाइक कोई भी पूजा होती है या शादी होती है मेरे कज़न्स की, मेरे भाई बहनों की, तो वही आके मोस्टली हम पूजा कराते हैं। तो उनसे फिर उनका आधार मंगवाया गया, उनका पैन भी मंगवा लिया मैंने, इन केस अगर मान लो बाई चांस चाहिए, किस समहाव अगर आपको चाहिए, बट आधार इज़ अ मेन। हाँ, अगर वो लोग बाकी वीएफएस वाले कुछ भी डिमांड कर सकते हैं तो आपको वो देना पड़ेगा, वो मंगवाया गया। अब हम बैठे वीएफएस में ऑफिस में, अब मैं दोबारा अपॉइंटमेंट लूँ, मैं दोबारा फ़ी पे करूँ अपॉइंटमेंट के लिए। अब वीएफएस वालों को क्या चाहिए कि आप एक लेटर आपके पास होना चाहिए जो कि पंडित से लिखवाया हुआ हो कि मैंने इस डेट को इस जगह पर जहाँ पे भी आपकी शादी हुई है, जो भी फार्म हाउस में है, जहाँ पे भी आपने शादी करी है, वहाँ पर दोनों लड़का लड़की जो इनका नाम है इनकी शादी कराई है और उनके सिग्नेचर होने चाहिए। ये चीज़ ये कहाँ से लेके आए सब वो हमने किस तरीके से अरेंज किया, उनको बोला कि आप मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो भी उनको इंग्लिश में चाहिए लिखा हुआ पंडित के हाथों का। कौन सा पंडित इंग्लिश जानता है? इंडिया में आज भी ऐसे पंडित हैं जो कि हिंदी ही जानते हैं, हिंदी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, बट उन्हें इंग्लिश में चाहिए लिखा हुआ। बट मेरे पापा ने, प्रशांत ने, हमने ये नोट लिखा कि आप ठीक है पंडित को ये दे दो और वो लिख के दे दे फटाफट, और फट साइन करके आप हमें व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो। दो पंडित भी अच्छा था हमारे, उन्होंने हमें लाइक काफ़ी जान पहचान है हमारी उनसे, क्लोज फैमिली पंडित ही बोलेंगे हम उन्हें, तो उन्होंने ये करके दिया।
ये चीज़ सॉर्ट आउट हो गई हमारी। ओके, डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने के बाद उस टाइम पे भी क्या बोला गया हमें, लाइक हम ओरिजिनल एल्बम लेके ही नहीं गए थे, बिकॉज ये कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि आपको एल्बम अपनी लेके आनी है, शादी की फोटोग्राफ्स ये सब लगेंगी। अब हमने क्या किया, लाइक फोटोग्राफ्स जो हमारे फ़ोन में थी, हमारे फेसबुक पे थी, हमने वेडिंग की फोटोग्राफ्स निकाली। घर में कुछ लोग, घर में मम्मी को पापा को बोला कि आप हमें ये फ़ोटोज़ भेजो जो शादी के फेरे लेते हुए हैं, ये सब वो फ़ोटोज़ भेजी। उनका हमने प्रिंट आउट निकाला, ब्लैक एंड वाइट, वो सब हमने सबमिट किया। अब हमारे पास दोबारा क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि ये फ़ोटो हमें कलर में चाहिए। हमें वीएफएस में जो हमारे पेपर्स जो ये वेरीफाई कर रहे थे, हमें उन्होंने बोला ठीक है, वैसे आप बोल रहे हो हम ये आपके डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे, लेकिन आपकी जो फोटोग्राफ्स है वो हमें कलर में चाहिए। अब कलर की फ़ोटोज़ कहाँ से लेके आएँ? वो तो है नहीं हमारे पास, हम कहाँ से वेरीफाई करें? हमने फ़ोन पे वेरीफाई कराया, आप लगाओ, प्लस हमारी ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स हैं, आप इनको लगाओ। कुछ भी प्रॉब्लम आता है, हमारा वीज़ा रिजेक्ट होता है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बिकॉज वीएफएस आपका कैंसिल करें, उनके पास इतनी एप्लीकेशन है ना आज की डेट में, वो कुछ ना कुछ पॉइंट निकालते हैं कि आपका एप्लीकेशन वो नहीं लें, क्योंकि उनका काम ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है और वो आपका टाइम, मतलब कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर कुछ कमी निकालेंगे कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो हमने लाइक बोला कि ठीक है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपने ये वेरीफाई कर दिया है और ये कलर्ड फोटोज़ आप लगा दीजिए, मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोज़ आप लगा दीजिए। रिमार्क लिख के हमारे एप्लीकेशन में गया है, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स वर नॉट प्रेजेंट एंड कलर्ड फोटोज वर नॉट अवेलेबल विद देम। ठीक है, फाइन, दे दिया हमने, जो होगा देखा जाएगा। और पहुंचा वहाँ पर, उसके बाद मेरा जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो उन्होंने सब ले लिया। हर जगह पे मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मेरे हस्बैंड का पासपोर्ट, प्रशांत का पासपोर्ट, उनकी एंट्री कहाँ कहाँ पे हुई, कैसे, मतलब कितने भी स्टैम्प थे उनके पासपोर्ट में, जितने स्टैम्प्स है उसकी कॉपी सब प्रिंट आउट लगाना है वो। मेरे क्वालिफिकेशन जितने भी हाईएस्ट होगा, हमेशा आपको आप ऑब्वियसली अगर आप बाहर आओगे तो आप जॉब करोगे खुद के लिए भी, और आपको जो ये वीज़ा डी मिलता है, आपको वीज़ा डी मिलेगा, वीज़ा डी मिलता है, इसमें आपके पास राइट है कि आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मुझे भी यहाँ पे वीज़ा डी मिला है, डिपेंडेंट वीज़ा है और वीज़ा डी है, जो कि मुझे राइट देता है कि मैं यहाँ पे कोई जॉब कर सकती हूँ इधर। तो इसलिए हमेशा आप कोशिश करना, जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफाइड डिग्री होगी आप वो ज़रूर लगाना। ओके, ये सारी चीज़ें लगा दी हमने। उसके बाद आती है बात इंश्योरेंस की। ऑलरेडी हमने बोला था कि हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि हमारी कंपनी हमें प्रोवाइड करी थी, लेकिन इसके बाद भी हमसे बोला गया कि नहीं, आपको अलग से ट्रेवल, आप इंडिया से लगा रहे हो, आप वीएफएस में यहाँ पे लगा रहे हो, आपको अलग से जाकर इंश्योरेंस, अपना ट्रेवल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। प्लस जब तक आपका, बिकॉज आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो तभी स्टार्ट होगा ना जब आप, हमारे पास ट्रेवल इंश्योरेंस भी था जो हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। हमारे पास जो हेल्थ इंश्योरेंस था वो हमारा यहाँ पे एक्टिवेट होना था जब हम यहाँ पे पहुँच जाते। उसके बाद हमारी एक्टिवेट, हमें लाइक अपने आप को सिटी में रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसके बाद हमारा जाके यहाँ का जो कंपनी जो हमें प्रोवाइड कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस, वो हमें यहाँ पे हमारा एक्टिवेट होगा। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग आपको फिर भी इंडिया से ट्रैवल इंश्योरेंस अलग लेना पड़ेगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस अलग लेना पड़ेगा। तो आपको प्रेशराइज करते हैं कि नहीं, आप यहाँ से इंश्योरेंस लेके आओ, ये इंश्योरेंस नहीं चलेगा, आप अलग से इंश्योरेंस लो। तो वीएफएस में ही आपको अलग से वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस प्लस ट्रैवल इंश्योरेंस, आपको अलग अलग काउंटर्स हैं, आप वहाँ पे जाओ, पैसे भरो और अपना इंश्योरेंस ले लो। हमने भी सेम वैसे ही किया। ओके, तो ये सब चीज़ें हुई, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। फाइनली शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ये हो गया। उससे पहले हमारा ये रिजेक्ट कर दिया गया था। मैं अच्छा बीच में आपको एक चीज़ बताएं, जब ये बात फोटोग्राफ्स की आई थी और जब हमारा डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई हो रहे थे तो हमें मना कर दिया कि हम आपका एप्लीकेशन ले ही नहीं सकते। अब लाइक वी वर लाइक कि हम अपना टाइम लगा के इतना हमने अपॉइंटमेंट लिया, इतनी मेहनत की, इतना भागदौड़ किया, आते ही हम सबसे पहले वीएफएस पहुंचे हैं और उसके बाद अब हमें बोल रहे हो कि फोटोग्राफ्स की वजह से हम आपका वीज़ा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने लाइक बोला उनको कि आपके जो सीनियर है हमें उनसे बात करनी है। तो कभी भी अगर आप वीएफएस ऑफिस जाते हैं या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, अगर आपको बोल दिया जाता है ना कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है या कुछ भी नहीं है, सुन लो आप,
उसके बाद उनको ज़रूर बोलो कि हमें आपके सीनियर से बात करनी है, जो भी सीनियर है आपका, हमें उनसे बात करनी है। जो भी हमारा है केस है, हम उससे अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। उसके बाद अगर वो हमें कुछ बोलते हैं तो हम उससे फॉलो अप करेंगे। अगर वो बोलेंगे कि नहीं हो सकता, आपको दोबारा वीज़ा लेना पड़े, आप अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो क्योंकि अपॉइंटमेंट प्रॉब्लम क्या था कि हम ठीक है वापस चले भी जाते हैं। इट्स नॉट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने लाइक जो अपॉइंटमेंट लिया, एक तो वो अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिला, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं थे, बड़ी मुश्किल से जिस दिन हम लोग पहुँचे हैं इंडिया, वी रीच ऑन 29th, और हमें 29th का ही अपॉइंटमेंट मिला था। उसके बाद में नेक्स्ट 1 महीने तक कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं था। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था। और हमारे पास एक टाइम पीरियड है, क्योंकि हमें यहाँ पर आके जर्मनी में हमारे ज्वाइनिंग डेट हमें मिल चुकी थी, उससे पहले हमारे हाथ में वीज़ा होना चाहिए था। तो ये था कि किसी भी हाउस करके, कुछ भी करके, हमें उसी ही दिन अपना वीज़ा अप्लाई करना ही था। ओके, तो हमें बोल दिया गया कि ठीक है, आपको बात करना है, आप जाके बात कर सकते हैं, लेकिन हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अपने डॉक्यूमेंट्स हमने दोबारा उठाए और वापस हम लोग गए। अब जो सीनियर थे उनसे हमने बात की, उनको बोला हमने कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और हमें ये चीज़ नहीं पता थी कि हमें अपना वेडिंग एल्बम लेके आना है। आपने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, ये कहीं आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लिखा हुआ कि आपको अपना ओरिजिनल वेडिंग एल्बम लेके आना है, और जो वेडिंग के पिक्चर्स है वो कलरफुल होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट में नहीं चलेगी, प्रिंट आउट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें मेंशन नहीं है आपकी कहीं पर भी। हमें चाहिए ये चीज़, अब नहीं है, और वी वांट टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा, क्योंकि आगे अपॉइंटमेंट्स नहीं है आपके पास। तो हमें जो सीनियर थे उन्होंने हमें ये बोला कि ठीक है, आप अप्लाई करो अपना वीज़ा के लिए, जो भी हो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा काम जो है वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं हैं। हम यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपका जब जर्मनी एम्बेसी में जब आपका जाता है वीज़ा के लिए, जब आपके डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वहाँ पे वो रिजेक्ट कर देंगे। मे बी वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, वो हो भी सकता है वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल डिपेंड। लाइक अपने फिंगर क्रॉस करके हमने फिर भी किसी से लाइक गए, दोबारा से काउंटर पे गए अपने, और वहाँ जाके हमने बोला कि हमारी बात हो चुकी है, अब हमारा एप्लीकेशन ले लीजिए। उन्होंने अपना हमारा एप्लीकेशन ले लिया, और उसमें जैसे मैंने बताया था, नोट उन्होंने लिख के दे दिया कि इनकी वेडिंग की जो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स हैं वो इनके पास एल्बम नहीं थी, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स नहीं है इनके पास, और ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स हैं, वो चीज़ मेंशन कर दिया गया। ओके, करके हम लोग वापस आ गए। अब घर पहुंचे हैं, नेक्स्ट डे हमारे पास फिर वीएफएस से नहीं, जर्मनी एम्बेसी से हमारे पास मेल आ जाता है कि कुछ भी, जब बोला था कि कुछ भी लाइक अगर होगा तो आपके पास फ़ोन या मेल पहुंच जाएगा। मेल आ जाता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स, आपके जो शादी के फोटोग्राफ्स हैं जो ब्लैक एंड वाइट में आपने लगाए हैं, दैट्स ओके, बट दैट्स नॉट क्लियर। माय गुडनेस, अब अपॉइंटमेंट है नहीं, सारे काम हमारे लाइक हर डेट फिक्स आके, हमें, आप इंडिया जाते हो तो आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा पेंडिंग काम होता है कि हमें बैंक का ये काम कराना है, वो कराना है, सब चीज़ें फिक्स थी, लेकिन ठीक है, वीज़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे था। अब बात हुई उनसे और पूछा गया उनसे, तो इज़ दैट पॉसिबल कि क्या हम ओरिजिनल फोटोग्राफ्स जो हैं आपको मेल कर दें, कलर्ड फोटोग्राफ्स, बिकॉज वी हैव द एल्बम इन द हाउस। तो क्या हम आपको वो कलर में वो फोटोग्राफ्स आपको मेल कर दें, इज़ दैट ओके? तो वहाँ से रिप्लाई आया कि ठीक है, आप ये कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, पहुँच गया, ये काम हो गया। अब लाइक वी वर वेटिंग फॉर, इट्स बीन लाइक 1 month पास, एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं था। एज यूजल, आप फ़ोन करते हो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, आप मेल करते हो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। यहाँ पे टेंशन है कि अपने पास टाइम लिमिटेड है, एंड आपको वीज़ा चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो पता चले कि आपका क्या अपडेट हो रहा है। बिकॉज हमारे पास जब VIP जब आपने एंट्री लिया तो उसमें आपने पेमेंट जो पे किया था, वो हाँ अराउंड कुछ हमने लाइक 25,000 के अराउंड कुछ हमने पे किया, दोनों का मिला के बता रही हूँ मैं ये आपको। 25,000 के अराउंड हमने कुछ पे किया, ये या इन बिटवीन 15 to 25,000 के बीच, 20 to 25,000 के बीच में कुछ था दोनों का। इसमें था कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स लाइक कौन कौन से स्टेजेस से निकल रहे हैं। जर्मनी के वैसे में रीच हो चुके हैं, वहाँ से वेरीफाई हो चुका है, आगे जो भी है वो स्टेप टू स्टेप आपको सब कुछ पता चलेंगे। पेपर्स हमारे शाम को VFS से निकल गए, हमें मेल आ गया, मैसेज आ गया, वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, मेल आ गया, मैसेज आ गया। उसके बाद
कोई मैसेज, कोई मेल नहीं। डेट पास आ रही है हमारी ज्वाइनिंग की और हमें नहीं पता हमारा वीज़ा हमें कब तक मिलेगा। नहीं होगा तो हमें फिर से उन्हें एक्सटेंड कराना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और हमें कराना भी पड़ा था। वो भी उसकी भी स्टोरी आपको मैं बताऊंगी। वहाँ पे ये होता है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद हमारे पास फिर वीएफएस से कॉल आता है कि प्रशांत के लिए कि आपने जो अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आपका एनाबिन नहीं है उसमें, आपने एनाबिन नहीं करके दिया अभी। लाइक हाउ कुड दिस बी पॉसिबल? लाइक हमने हर अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, वीएफएस वालों ने वेरीफाई किए हैं और मुझे अच्छे से याद था कि मैंने लगाया है, मेरे हर सेट में जो है एनाबिन था, मैंने उसको करके दिया है वहाँ पे उनको, और उन्होंने हमें दे दिया कि आप ठीक है 1 हफ्ते का टाइम है, आप उसको दे दो आप करके, तो आगे जो है आपका प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है। अब उनको फिर हमने लाइक हमारे पास था, उसको दोबारा भेजा और उनको बोला कि ये चीज़ है हमारे पास, आप चेकआउट करो। एंड दे वर लाइक, उन्होंने लाइक नहीं आपने, इट वॉज योर फॉल्ट, आपने, आपका ये डॉक्यूमेंट में है नहीं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। ठीक है भाई, आपने जो बोला वो सही है, नहीं था। कूल। यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो गई। नेक्स्ट अब बारी आती है जब हमें वीज़ा रिसीव्ड हो जाता है फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 2 मंथ। क्योंकि गए हम 1 महीने के लिए थे, हमें अपनी टिकट कैंसिल करानी पड़ी वापस आने की। ठीक है, 1 महीने में तो चलो वीज़ा हो ही जाएगा यार, बहुत ज़्यादा, लेकिन 1 महीना उससे ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे। टिकट समय थी वो हमें कैंसिल करानी पड़ी, सारे काम जो भी थे हमें सब अपना लाइक जो हमारी सर्बिया का जितना भी काम था हमारा, वो सब हमें सब अपॉइंटमेंट्स जो ले रखे थे वो सब कैंसिल कराने पड़े, सब चीज़ें। अब 2 महीने बाद वीज़ा रिसीव होता है हमें। फाइनली वी वर हैप्पी कि लाइक ठीक है हमें ट्रेवल करना है, और ट्रेवल से लाइक हमें ट्रेवल करना था जब हम वापस हमें बेलग्रेड जाना था, और बेलग्रेड से ही हमें दोबारा इधर जर्मनी के लिए आना था, क्योंकि हमारा लगेज था और जितना भी सामान था वो सब डायरेक्ट वहीं जाना था। और प्रशांत को यहाँ पे नोटिस पीरियड सर्व करना था, यहाँ से टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट अपना वो सब साइन ऑफ करना था, सब चीज़ें थी, हैंड ओवर करनी थी अपनी सारी चीज़ें। तो ये सब के लिए लाइक हमें 24th को हमें ट्रेवल करना था बेलग्रेड, और हमें जो वीज़ा रिसीव हुआ वो हुआ 26 को, 24th ऑफ दिस जनवरी, और जो वीज़ा रिसीव हुआ वो हुआ 26 को। ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती क्या करी इन्होंने कि जो मुझे वीज़ा मिला, प्रशांत का वीज़ा भी जब हमने चेक किया, चलो वाह वाह, तो जब मेरा वीज़ा चेकआउट किया मैंने कि ठीक है यार मैं डिटेल्स चेक कर लेती हूँ, और हमेशा ये गलती आप मत करना, हमेशा अपना वीज़ा चेकआउट करना कि जो भी डिटेल्स उन्होंने आपको जो वीज़ा में डाली है वो सब चीज़ें सही है या नहीं है, इशू डेट टू फ्रॉम योर नेम, एवरीथिंग शुड बी लाइक करेक्ट, वरना आप बुरा फंस सकते हैं। तो मेरा जब वीज़ा चेकआउट मैंने किया तो उसमें मैं क्या चीज़ चेक कर रही हूँ, माय नेम वाज करेक्ट, बट व्हाट दे डिड आफ्टर like taking the time of 2 months, what they did with my visa, they issued me from 15th Feb 2025 to 15th Feb 2025, यानी कि मुझे 25 का वीज़ा मिला है, और वो भी सिर्फ 1 दिन का। वी वर लाइक व्हाट द हेल इज दिस। एक तो आपने इतना टाइम लिया, इतने डॉक्यूमेंट्स लिए, और आपने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी है कि मुझे आप 2025 का वीज़ा दे रहे हो, वो भी सिर्फ 1 दिन का। ओके, एम्बेसी में कांटेक्ट किया गया, किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, मेल किया, फाइनली जाके हमारे पास नेक्स्ट डे मेल आता है कि ठीक है आपका ये आपको एक टाइम दे देते हैं, लाइक हफ्ते भर का टाइम दे दिया, आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में टाइम हमें अलॉट कर दिया कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप आओ और अपना रेक्टिफाई कराओ। मैं थी, एज यू ऑल नो, प्रशांत इज फ्रॉम राजस्थान, मैं मेरे ससुराल में थी राजस्थान में। अब मुझे ये अपना वीज़ा दोबारा से लाइक नया वीज़ा के लिए मुझे दोबारा दिल्ली जाके अपना ये काम कराना पड़ा। तो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आई टुक अ ट्रेन एंड आई वेंट टू दैट वीएफएस ऑफिस, वहाँ पे जाके करेक्शन करवाया, एंड देन आई केम बैक टू माई इन लॉज हाउस। बट
इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी मिस्टेक आप लोग कैसे कर सकते हो? और वहाँ पे भी जाके मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे इंस्टेंटली बस जाते ही मुझे मिल गया वहाँ पे जेमिनी मेसी में जाकर, नहीं। वहाँ पे भी जाके मैं 2.5 घंटा मुझे वेट करना पड़ा फॉर दिस करेक्शन। उन्होंने जब मैंने उनको दिया कि मेरा आपने वीज़ा मुझे दिया है एंड दिस इज़ अ मिस्टेक व्हिच आई गॉट इन माय वीज़ा, एंड तो दे वर लाइक ठीक है, आप अपना पासपोर्ट रख जाओ और आप जो है लाइक आपको बताया जाएगा कि आपका वीज़ा आपको कब मिलेगा। आई वॉज लाइक कि दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, I submitted each and every paper of mine, and this is a embassy mistake. और अब आप मुझे ये बोल रहे हैं कि मैं दोबारा से अपना वीज़ा दे दूँ, मुझे वापस दोबारा ट्रेवल करना है। मैं राजस्थान से दिल्ली आई हूँ सुबह की ट्रेन लेके, आपके पास मैं यहाँ पे मिली हूँ, मतलब एम्बेसी में पहुँची हूँ ये करेक्शन कराने के लिए, और मुझे शाम की ट्रेन से वापस जाना है। और ये आपका फॉल्ट है तो आप इसे रेक्टिफाई करके दीजिए मुझे। मीन्स जहाँ पे आप सही हो ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ऑफिशियल कोई भी मिनिस्ट्री लेवल हो, या कोई भी ऐसा ऑफिसर्स हो ना, आप अपने पॉइंट को ज़रूर सामने रखो। मेरा कहना ये है, क्योंकि आप सही हो। ये मत देखो कि हाँ यार ये वो एम्बेसी वाले हैं आपको वीज़ा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपका फॉल्ट क्या है? आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको वीज़ा मिलने का राइट है, तो वो क्यों मना कर सकते हैं? और जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपकी गलतियों का सफ़र मैं क्यों करूँ? मैं मेरा टाइम क्यों वेस्ट करूँ? मैं मेरा मनी क्यों वेस्ट करूँ? मैंने उनको बोला कि मुझे आज शाम को ट्रैवल करना है और ये मुझे आप अभी के अभी करके दीजिए। उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, हम आपकी फ़ाइल निकालते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफ़ाई करते हैं, और मुझे जाके अपने जो हायर लेवल पे है, मुझे जाके बात करना पड़ेगा कि आपको अभी इश्यू हो सकता है या नहीं हो सकता। मुझे रिक्वेस्ट करना था, आई रिक्वेस्टेड कि ठीक है, लाइक आप अपनी बेस्ट ट्राई करो, लेकिन मुझे प्लीज़ आज कोशिश करें कि मुझे आज के आज ही मिल जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं दोबारा आऊँ यहाँ पर, और मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बिकॉज जब हमने वीज़ा फॉर्म भरा था, तो वीज़ा फॉर्म में मेरा जो एड्रेस हमने जो मेंशन किया था, वो मैंने मेरा कि आपको पासपोर्ट किधर चाहिए और आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, तो रेजिडेंशियल एड्रेस में मेरा इन लॉज का एड्रेस था, जब राजस्थान का। तो मैंने लाइक उन्होंने देखा कि हाँ यार सीरियसली दैट शी इज़ कमिंग फ्रॉम राजस्थान और उनको ट्रेवल भी करना है। दो वो पर्सन अच्छे थे, ही वॉज जर्मन, एंड उन्होंने फिर अपना आगे जाके करा। 2.5 घंटे वेट होने के बाद मेरा ये उन्होंने प्रॉब्लम सुना, और उसके बाद फिर मुझे ये रेक्टिफाई करके दिया हाथ के हाथ, और फिर मुझे मेरा वीज़ा मिला। वीज़ा मिलने के बाद 1-2 दिन रहने के बाद इंडिया में, और फिर हम दोबारा अपने बेलग्रेड आ गए। बेलग्रेड में 1 महीना वहाँ पे हमने रहा, और उसके बाद फाइनली आज वो दिन है जब हम लोग स्टुटगार्ट जर्मनी में हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे लाइक बेलग्रेड से इंडिया, और इंडिया से जर्मनी आने की कहानी, कि यहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी जब वीज़ा लगवाते वक्त। काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा था कि जैसे मैंने सर्बिया में जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आए थे और हमने कैसे अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थी, वो काफ़ी अच्छी लाइक लोगों को पसंद आई, लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी। तो शायद मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं भी शायद ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हूँ। और बस आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, यही आज का वीडियो है, और यहीं पे इसे एंड करते हैं। बाकी फ़िलहाल अभी हम लोग स्टुटगार्ट में हैं, और अभी हमने अपना रेंटेड अपार्टमेंट नहीं लिया है, कंपनी की तरफ से हमें अपार्टमेंट मिला है। ठीक है, आपका जो रूम टूर है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, कि हम लोग कैसे यहाँ पे रह रहे हैं और किस एरिया में हैं, और क्या यहाँ पे घर कैसे आप सर्च आउट कर सकते हैं, किस रेंज में आपको कैसा कैसा मिलेगा। तो जो जो चीज़ें हम यहाँ पे साइड बाय साइड करते जा रहे हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी। प्लस यहाँ पे मेरा और प्रशांत का हमने यहाँ पे आते ही, जिस दिन हम पहुँचे हैं उसके नेक्स्ट डे आते ही हमने अपना यहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन कराया है। उसके लिए हमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ी, वो लाइक आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए, वो सारी की सारी चीज़ें। प्लस आप अगर इंडिया मतलब जर्मनी आते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है,
तो वो सब चीज़ें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, लेकिन अगली वीडियो में। तो जैसे सर्बिया के वीडियोस में आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा रिस्पॉन्स दिया, उसी तरीके से मैं होप करती हूँ कि मेरी शायद आगे की जो जर्नी होगी उससे भी आप लोग हमारा साथ ज़रूर देंगे। ये वीडियोस जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। आपके जो अपने नोन हैं जो जर्मनी आना चाहते हैं, उनको भी हमारी तरह से ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उसके लिए भी जो है आप लाइक उनको शेयर कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट के लिए, मेरे सपोर्ट के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और साथ के साथ जो है मेरी और प्रशांत की कुछ कॉमेडीज रील्स जो है, फ़नी वीडियोस जो है, वो हमारी डे टू डे हम लोग रिलीज़ आउट करते हैं। तो प्लीज़ आप उसे भी देखिएगा, उसे भी एंजॉय कीजिएगा। प्लस आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो अप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे मिल जाएगी। और तो स्टे ट्यून्ड विद अस, और बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।